रेज़्यूमे लिखते हुए चाहे हम उसको प्लान कर रहे हों या उसका फ़ॉर्मेट कर रहे हों या उसकी डिटेल्स लिख रहे हों, हमें 2 चीज़ों का बेसिकली ख़्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि हम जो भी कुछ लिख रहे हैं, वो सच है, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्योंकि वो अब आगे जाके पकड़ा जाए किसी भी पॉइंट के ऊपर तो इट जस्ट रूइन्स थिंग्स फॉर यू। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई आपकी लाइफ़ की अच्छी चीज़ या अच्छी अचीवमेंट जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। यू वांट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो जब इसी तरह जब आप फॉर्मेट भी उसका सेलेक्ट करते हैं, वो भी इसी हिसाब से होना चाहिए कि वो डज़ इट हेल्प यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड? आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनको वो ज़्यादा सामने लाए और बुराइयों को इतना हाइलाइट ना करे। तो इस हिसाब से फॉर्मेट भी सेट होना चाहिए। बट लेट्स सी सम डूज़ एंड डोंट्स फॉर राइटिंग और फॉर्मेटिंग अ रेज़्यूमे फर्स्ट। एक तो ये कि उसको सिंपल होना चाहिए। बेशक आप अपनी अच्छी बातें बताना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें से सिलेक्शन बनाएँ, कौन-सी चीज़ें ज़्यादा रेलेवेंट हैं और उनको ही पेश करें और अगर बहुत सी चीज़ें जो रेलेवेंट हैं, फाइंड अ वे टू समराइज़ देम। अगर आपने कई सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, तो हर किसी के बारे में अलग-अलग जुमले लिखने के बजाय ट्राई टू सम इट अप इन वन सेंटेंस कि आई हैव रिसीव्ड दिस मैनी ट्रेनिंग्स इन दिस फील्ड या इस टॉपिक से रिलेटेड फील्ड में मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग्स ली हैं। सो डिक्लटर करें उसको। उसमें इस तरह बिखरी हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नीटली ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें होनी चाहिए और इट्स अ समरी, इट्स अ स्नैपशॉट ऑफ योर एबिलिटीज़। पूरी आपने उसमें मतलब एक वॉल्यूमिनस नहीं वो होना चाहिए। दूसरा ये है कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल ऐसे करें कि वो जो पढ़ने वाला है उसको आसानी हो, सो दैट इट टेक्स द आई डाउन फास्टर, यानी कि जब वो पढ़ रहे हो तो वो ऐसे-ऐसे उनकी नज़र नीचे आसानी से जाए, वो कन्फ्यूजन ना हो उसमें। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बोल्ड में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और उनका वो फ़ॉन्ट साइज़ वग़ैरह भी हिसाब से होने चाहिए। हर हेडिंग का एक सेम फ़ॉन्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। सिमिलरली सब हेडिंग्स के भी वो कंसिस्टेंट होने चाहिए और फ़ॉन्ट्स जो ख़ैर वील टॉक अबाउट द फ़ॉन्ट्स ऑल्सो। उसके अलावा लाइन स्पेसिंग भी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसको आपने बहुत स्क्वीज़ किया हुआ है और पढ़ा नहीं जा रहा। इट शुड बी ईज़ी ऑन द आई। तो ये आपको ज़हन में अपने पढ़ने वाले को सोच के लिखना चाहिए कि उसके लिए क्या कैसे ये ईज़ी होगा और एक्सेसिबल होगा ज़्यादा। और जो अलग-अलग उसके हिस्से हैं, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स क्लियरली सेपरेटेड होनी चाहिए, हेडिंग्स के साथ और लाइन स्पेसिंग के साथ। उसके अलावा अ, ये है कि आपको हो सकता है आपका क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड है, आपका दिल चाह रहा है डिफरेंट तरह के आप कोई फ़ॉन्ट्स यूज़ करें, डोंट डू दैट ऑन द रेज़्यूमे। रेज़्यूमे पे ये आप ना करें। सिर्फ़ जो बेसिक से कोई फ़ॉन्ट्स हैं, टाइम न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया, कैलिब्री हो गया, इस टाइप के फ़ॉन्ट्स पे स्टिक करें, जो कि सबके सिस्टम्स पे भी होते हैं और जो पढ़ने में भी ईज़ी हैं और कंपैटिबल हैं सबके सिस्टम्स के साथ। सो यूज़ बेसिक, सिंपल, ईज़िली रीडेबल फ़ॉन्ट्स क्योंकि इस वक़्त आपको फ़ॉन्ट्स फैंसी यूज़ करने की या उनको मिक्स कर के यूज़ करने के कोई नंबर हो सकता है ना मिल रहे हों। उसके अलावा क्योंकि जैसे हमने कहा कि पढ़ने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो लंबे पैराज़ या छोटे पैराज़ भी रेज़्यूमे में बिलॉन्ग नहीं करते। अनलेस सिर्फ़ शुरू में आपने कोई समरी अपनी एबिलिटीज़ की देनी है, उसके अलावा जो है, आप कोशिश करें कि बुलेट पॉइंट्स में ही अपनी अचीवमेंट्स को और स्किल्स वग़ैरह को आप मेंशन करें। और मार्जिन्स को नैरो ना करें, क्योंकि वो उसका अगर आप मार्जिन्स नैरो करें, तो वो ऊपर का और नीचे का और साइड्स का वो अजीब-सा कोई कई दफ़ा वो लुक बनता है, वो खूबसूरत नहीं लगता। So it should the layout should look professional, it should look appealing, it should not look like you are experimenting with it, कुछ शोर नहीं है, कभी कुछ ट्राई कर रहे हैं, कभी कुछ, ऐसी उसकी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। रेज़्यूमेज़ का फ्लो को फॉर्मेट करने के 2-3 तरीके, लेट्स लुक एट दोज़। एक तो है क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में ये है कि आपने डेट वाइज़ और सीक्वेंस के साथ करना है और जिन लोगों ने ज़्यादा जॉब स्विच नहीं की या जिनके काम में जो है वो गैप्स नहीं आए हुए, तो वो इसको इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। और क्रोनोलॉजिकल जब यूज़ किया जाता है, वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल होता है हमेशा। यानी आप मोस्ट रीसेंट अपनी चीज़ को पहले बताते हैं क्योंकि उसमें पढ़ने वाले का इंटरेस्ट ज़्यादा है। इसी तरह मोस्ट रीसेंट अपनी जो लास्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसको पहले बताते हैं एंड देन यू गो बैकवर्ड्स। तो दिस इज़ हाउ द क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट वर्क्स। किसके लिए सूटेबल है? इफ़ यू हैव वर्टिकल करियर प्रोग्रेशन एंड देयर आर नो गैप्स इन योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने 2014 से 2016 तक आपने काम करते-करते बीच में छोड़ दिया और उसमें कुछ नहीं किया, तो अगर आप क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट फ़ॉलो करेंगे, तो वो गैप सामने वाले को नज़र आएगा कि ये 2 साल कुछ भी नहीं किया इसने, ये कैसी बात है? सो दैट पुट्स अ क्वेश्चन मार्क, दैट मेक्स यू अ लिटिल आउट ऑफ द फ्लो कि ये मार्केट का हिस्सा नहीं थे 2 साल तक, तो ये क्या कर रहे थे? तो इस फॉर्मेट को आप अगर इस्तेमाल करेंगे, तो वो गैप जो है बहुत एम्फसाइज़ हो जाएगा, नज़रों में आएगा।
तो अगर आपके करियर में कोई गैप्स नहीं हैं और आपने टाइम वाइज कोई 1 साल या 2 साल के लिए काम छोड़ा हुआ नहीं है, तो फिर आप क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बहुत जल्दी-जल्दी जॉब्स चेंज की हैं, 6 महीने, साल बाद आप रिज़ाइन कर रहे हैं या आप किसी और वजह से छोड़ रहे हैं, तो दैट विल आल्सो बी वेरी ऑब्वियस एंड दैट आल्सो पुट्स अ क्वेश्चन मार्क। आजकल ये कहा जा रहा है कि अच्छा है कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन में एक शख्स को बहुत अरसा भी नहीं रहना चाहिए कि 5 साल से एक जगह क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन ये कि बहुत कम अरसा जैसे 6 महीने या साल या 1.5 साल बाद भी अगर आपने इस जॉब स्विच की है, दैट मेक्स इट लुक लाइक यू डोंट सर्वाइव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लगता है कि आपकी काबिलियत नहीं है कि आप किसी एम्प्लॉयर को खुश कर सकें या अपनी जगह बना सकें, इसलिए आप जल्दी-जल्दी छोड़ते हैं। तो अगर ऐसा है, तो आप ये वाला फॉर्मेट ना यूज़ करें क्योंकि अगेन इसमें नज़र आ जाएगा क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट का मकसद ये है कि डेट्स के साथ उसमें लिखा होगा कि आपने इतने अरसे से इतने अरसे तक इस जगह पे या इस इदारे के साथ काम किया। दूसरा है फंक्शनल फॉर्मेट, यानी कि स्किल्स के ऊपर बेस्ड है ये, स्किल्स के ऊपर फोकस्ड है। इसमें थोड़ा-सा क्रोनोलॉजिकल शुरू में बताई जाती हैं मेन चीज़ें। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। शोकेसिंग अचीवमेंट्स ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट स्किल्स, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट स्किल्स के अंडर लिखा होगा। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने ये 3 चीज़ें की, किसी और चीज़ में टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज में मैंने ये 4 चीज़ें की, ट्रबल शूटिंग में मेरे ये अचीवमेंट्स हैं। इट वोंट से कि आपने इस डेट से इस डेट तक यहाँ पे नौकरी की, उसमें वो चीज़ें मिक्स्ड होंगी डिफरेंट एम्प्लॉयर्स की skills की headings के अंडर, so that kind of covers up if there are any gaps. This is suitable if there are gaps in the employment history, you want to work in a different field. हो सकता है आपने पहले जो है वो एकेडेमिया में काम किया हो और अब आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं, तो आपके हो सकता है स्किल्स हों जो ट्रांसफरेबल हों, लेकिन ये कि आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं उन स्किल्स को इस तरह से, जो कि स्किल्स कॉर्पोरेट सेक्टर में भी यूज़फुल हैं, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह, क्योंकि वरना आपका एक्सपीरियंस जो है इतना डायरेक्टली रेलेवेंट शायद शो ना कर रहा हो। यू वांट टू हाईलाइट अ स्पेसिफिक स्किल, तो ऑब्वियसली आप स्पेसिफिक स्किल्स को हाईलाइट उसमें कर सकते हैं क्योंकि वो उसमें हेडिंग्स बनी ही स्किल्स के हिसाब से होंगी, ना कि डेट्स के हिसाब से। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ स्टूडेंट और एंट्री लेवल कैंडिडेट विथ लिटिल और नो एक्सपीरियंस, क्योंकि वो हर हेडिंग के नीचे उसको पॉपुलेट करने में दिक्कत होगी, सो इट मे नॉट बी यूजफुल। और ऑल्सो समवन हु लैक्स रेलिवेंट स्किल्स दैट कैन बी शोकेस्ड। स्टूडेंट हो या कोई और एक्सपीरियंस शख्स हो, लेकिन जिसके पास ऐसे स्किल्स ना हो जो कि शोकेस किए जा सकें, या हर स्किल की 3-4 स्किल्स की कम से कम आप हेडिंग बनाएं, तो वो कोई अच्छा इंप्रेसिव रेज्यूमे बनेगा। तो अगर इतनी चीज़ नहीं बन रही, एंड ऑब्वियसली वी डिसाइडेड कि वी नॉट गोइंग टू मेक थिंग्स अप, वी कैन प्रेजेंट देम इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीक़ों से पेश कर सकते हैं, लेकिन कोई दिल से घड़ के कुछ नहीं कर सकते। अक्सर हम जैसे हेल्प करते हैं, यंग लोग पूछते हैं ये रेज्यूमे देख दें, ये हमने ये लेटर लिखा है किसी स्कॉलरशिप के लिए, तो उसमें वो अक्सर अपने जो चीज़ उन्होंने टीम के हिस्से में की होती है एज बीइंग पार्ट ऑफ अ टीम, वो उसको ये शो करते हैं उन्होंने लीड रोल उसमें लिया है। नाउ दैट इज़ इमीडिएटली रिकग्नाइजेबल, एकदम से पता लगता है कि ये शख्स इस चीज़ को अकेले से नहीं लीड कर सकता, इसकी नहीं है जो स्टेज इन द करियर या उसकी वो प्रोफेशनल स्टैंडिंग अभी इतनी नहीं है, तो डोंट डू दैट। वो एकदम से चीज़ नज़रों में आती है, पहचानी जाती है, एंड देन द रेज्यूमे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दैट रीज़न। सो दिस इज़ अ फंक्शनल फॉर्मेट। उसके बाद कॉम्बिनेशन फॉर्मेट भी आप दोनों भी कर सकते हैं, और मुझे दिस इज़ द वन आई वुड प्रेफर कि दोनों चीज़ें आप थोड़ी-थोड़ी बता सकते हैं। शुरू में जो है प्रोफेशनल प्रोफाइल बताएं, समरी ऑफ स्किल्स एंड अचीवमेंट, तो और उसके बाद क्रोनोलॉजिकल वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। लेकिन इसमें फिर क्रोनोलॉजिकल की बहुत डिटेल्स नहीं देते, आप आखिर की कुछ अपनी जॉब एक्सपीरियंसेस बता देंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप आखिरी वाली बता देंगे। अगर आपने 2 मास्टर्स की हैं तो आप बस वो 2 मास्टर्स बताएंगे, पूरी एफए, बीए, मैट्रिक या ये सारी फिर नहीं करेंगे। थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल का हिस्सा लेंगे ब्रीफ, और थोड़ा सा जो है उसका फंक्शनल वाले का हिस्सा लेके उसको करेंगे। दिस इज सूटेबल इफ यू वांट टू शोकेस अ रेलेवेंट स्किल सेट, you want to transfer to a different industry and you're a master of the skills mentioned. So this is for a slightly higher level of professionals, and it's very effective. उसके अलावा आजकल हर चीज़ में इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, रिपोर्ट राइटिंग जैसी सीरियस चीज़ में भी इन्फोग्राफिक्स यूज़ हो रहे हैं, एडवर्टिजमेंट्स वगैरह में तो हो ही रहे हैं। तो रेज्यूमे भी जो है वो नॉन ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स के ऊपर हो सकता है, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयर को जानें और रिसिपिएंट को जानें, क्योंकि एक ही फॉर्मेट सबके लिए यूज़फुल नहीं हो सकता। तो जब आप ये लिखने लगे, ये डिसाइड करें कि आपने इन्फोग्राफिक्स या कोई भी नॉन ट्रेडिशनल फॉर्मेट करना है, नो दैट दिस विल बी एक्सेप्टेबल टू द एम्प्लॉयर। उसके अलावा इसमें रिस्क ना लें।
अगर आप अनश्योर हैं तो किसी दूसरे वाले फॉर्मेट्स में से ही चूज़ करें। अगर आपको पूरा यकीन है कि ये पॉजिटिवली रिसीव होगा तो फिर इसको यूज़ करें। ये डिज़ाइन से रिलेटेड फील्ड में यूज़ हो सकता है और इसके अलावा जो है ये आर्ट्स या कोई आपने अगर फैकल्टी पोजीशन कोई इस किस्म के शोबे में लेनी है या कोई असाइनमेंट आपने इस तरह का ऑनलाइन पिच करना है तो उसके लिए ये यूज़फुल हो सकता है, बल्कि इम्प्रेसिव होगा। दिस विल स्टैंड आउट, दिस विल बी बेटर देन ट्रेडिशनल वंस, क्योंकि काम की रिक्वायरमेंट वही है और जो बेंट ऑफ माइंड आपका जो ये शो करेगा ये रेज्यूमे का फॉर्मेट, तो वो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर एम्प्लॉयर विल बी लुकिंग फॉर इफ इट्स डिज़ाइन रिलेटेड और इफ इट्स क्रिएटिविटी रिलेटेड और ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स रिलेटेड। तो इसके कुछ सैम्पल्स हैं नॉन ट्रेडिशनल फॉर्मेट के। इसमें आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सारी है, उन्होंने टाइमलाइंस भी बनाई हुई हैं, स्किल्स भी शो किए हुए हैं, अपना एड्रेस, ऑल ऑफ इट इज़ देयर ऑन दैट वन पेज। तो इसलिए ये नहीं है कि आप इसमें कोई इन्फॉर्मेशन लीव आउट करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपने सारी रेलेवेंट अपनी कवर करनी है, बट इट्स जस्ट प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट वे। और इसमें भी अगर आप इन्फोग्राफिक्स करें तो इस ओके इट्स अ गुड फॉर्मेट, लेकिन ये कि इसमें भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड होने की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा इमेजेस डालें। इट शुड बी स्टिल ऑन द सेफर साइड, यानी जैसे ये आप देख सकते हैं दीज आर वेरी कंजर्वेटिव। इसमें कलर्स भी हल्के हैं, रीडेबिलिटी इसकी अच्छी है और ये इसमें कोई आपका प्रोफेशनलिज्म के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता। तो दैट्स हाउ इट शुड बी। सो बेसिकली ये एक स्नैपशॉट है जो आप अपनी दे रहे हैं अपने प्रोफेशनलिज्म की, एंड इट शुड बी वेल थॉट आउट।